जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कर रहे थे रवि कुमार सिहाग, हिंदी माध्यम रैंक 18। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा मुझे उम्मीद है। इसके साथ ही आप एनसीईआरटी की सीरीज चल रही वह भी देख सकते हैं। और हम जल्द ही सी सेट का बैच लाने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है हिंदी माध्यम के लिए। प्रीलिम्स आते आते हम बहुत देर कर देते हैं, इसलिए शुरुआत से ही ले आएंगे और आधा एक घंटे की क्लास होगी। आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होगा और आप 10-12 वीडियो करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में कुछ बढ़िया काम हो रहे हैं। चलिए उसी मोड पे लौटते हैं। किस मोड पे? जिस मोड पे ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो यदि निजी क्षेत्र को शुरुआत से ही एक स्वतंत्र भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाती तो भारत अधिक बेहतर विकास कर सकता था। समालोचनात्मक विश्लेषण करो। निजी क्षेत्र के बारे में चर्चा होती रहती है। निजी क्षेत्र को शुरुआत से ही एक स्वतंत्र भागीदारी दी जाती है। अगर आपको इतिहास के बारे में पता है, 1947 के बाद सरकार बहुत सी चीजें अपने पास रखती थी, बहुत सी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता था। ठीक है। 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन चीजें आई तो थोड़ा सा निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आया। तो भारत ने अपनी आजादी के बाद समाजवादी मूल्यों को संविधान में प्रविष्ट किया। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी विकास की प्रक्रिया में हम पिछड़े हुए हैं आज। कई विद्वानों के अनुसार इसका प्रमुख कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, सरकारी नियंत्रण को माना जाता है। क्योंकि सरकार अपने हाथ में चीजें रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश कंपनी आकर यहाँ सब खेला खेल कर चली गई, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी से एक डर जैसा माहौल था। और यह भी सही है कि जब तक प्राइवेट आएगा नहीं आपका देश, बहुत मुश्किल है। जो या तो आप फिर बिल्कुल तानाशाही वाला अपना लो कि हाँ, सरकार जो चाहेगी वो करेगी और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। फिर वो कल्याणकारी योजनाएं और वो सब पे ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या था, सरकार अपने आप काम भी कर रही थी और उसे लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भी खर्चा करना था। तो चीजें उतनी अच्छे से बेहतर नहीं हो पाती थी क्योंकि सरकार को कल्याण ज्यादा देखना था और पैसे प्रॉफिट कम देखने थे। इसीलिए कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ रही थी। प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेट पहले प्रॉफिट देखता है और अपने लोगों से काम भी करवाता है, फ्री का पैसा नहीं देता। सरकारी में कहीं ना कहीं आदमी इसलिए भी करता है कि वहां उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, जैसे लोग कहते हैं, तभी तो सरकारी में भाग रहे हैं। वरना आजकल सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पैसे बढ़िया मिल रहे हैं। अगर आप मेहनत करो तो प्राइवेट में भी 2 लाख महीना मिलता है ना कई लोगों को। तो क्या कारण है कि सरकारी में ही जॉब चाहते हैं लोग? तो यही सब थी। तो फिर समाजवादी सरकारी नियंत्रण की कमियां क्या थी? लाइसेंसिंग राज, लाइसेंस लो, कोटा राज। लाइसेंस बहुत महंगा मिलता था, मिलता ही नहीं था पहली बात, तो बहुत समस्याएं होती थी। अतार्किक पंचवर्षीय योजनाएं, हर 5 वर्ष में योजना बनानी पड़ती थी। क्या 5 वर्ष में काम निपट जाएगा? जैसे मान लो हम गरीबी 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो 5 वर्ष में गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? हम भारी उद्योग ले रहे हैं इस बार, तो क्या 5 वर्ष में भारी उद्योग पे बढ़िया काम हो सकता है? कई काम तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष में शुरू भी नहीं हो पाते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपके यहाँ सड़क जो बन रही है, कब पास हुई थी, कब बनना शुरू हुई थी, बीच में रुक गई थी, पैसा नहीं आ रहा था, फिर रुक गई थी, चुनाव हो रहे थे, कितने सालों में बन पा रही थी। तो प्रथम में कृषि विकास पर बल, तो द्वितीय में कृषि का भाग अत्यंत कम, उद्योग पर बल। तो वही मैंने बताया, प्रथम में क्या किया गया, कृषि पर बल देंगे। द्वितीय में क्या किया गया, उद्योग पर बल देंगे। तो क्या कृषि पे पूरा काम हो गया था? नहीं हुआ था ना। जैसे आप लोग करते हो, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर किसी ने जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया, अब लगता है कि जियोग्राफी बहुत पीछे रह गई, तो हिस्ट्री बंद हो गई, जियोग्राफी पढ़ना शुरू हो गया। फिर याद आया कि हिस्ट्री तो अधूरी रह गई, फिर वहां चले गए। तो एक तरीका नहीं है। ठीक है। तो यही यहाँ पर था। इंस्पेक्टर राज था, सूटकेस राज था, जो कि भ्रष्टाचार और वो सब चीजें। सरकारी नियंत्रित उद्योगों में वृद्धि हो रही, निजी क्षेत्र हतोत्साहित हो रहा था। निजी क्षेत्र का महत्व कब आया? जब 1991 हुई, जब एलपीजी नीति आई। इसके बाद भारत की वृद्धि दर 7 से 8% की औसत से बढ़ रही थी। स्वतंत्रता पश्चात यह दर हिंदू वृद्धि दर से चली थी, 4% से कम। यानी पहले 4% से कम चल रही थी, और ये जब एलपीजी रिफॉर्म आया तो कितनी चल रही थी? 7 से 8%। यानी पहले अगर एलपीजी आ जाता, पहले अगर निजी क्षेत्र आ जाता, तो शायद हम और बेहतर होते। लेकिन फिर वही, शायद और बेहतर ना होते। ये संभावनाएं दोनों हैं।
ये स्वतंत्रता पश्चात निजी क्षेत्र को समाप्त करते तो संभवतः समाप्त नहीं समाहित करते, क्या करते, समाहित, यानी स्वतंत्रता के जस्ट बाद निजी क्षेत्र को ले आते तो शायद कुछ और स्थितियां होती, क्या होती, अर्थव्यवस्था में कुशलता बढ़ती। अब ये ऐसा क्यों लेकर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया कि बताओ क्या बढ़िया होता। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि स्वतंत्रता पश्चात निजी क्षेत्र के आने से समस्याएं बढ़ती, तो ये क्या यहाँ पर देते, हाँ समस्याएं बढ़ सकती थी। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें करनी है, ठीक है, तो दोनों पता होने चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा आएगा तो ऐसा लिखूंगा। निजी क्षेत्र का विशिष्टीकरण आता, प्रतिस्पर्धा से उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा होती है, दो लोग मान लो टमाटर बेच रहे हैं वगैरह 50 रुपए किलो वगैरह, भैया 45 में ही लिए जाओ, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। आयात व निर्यात वृद्धि से 91 के भुगतान संतुलन जैसी स्थिति नहीं होती। पैसा हमारे यहाँ आता क्योंकि एफडीआई आता, पश्चिमी देशों का निवेश प्राप्त होता, वही एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, जीडीपी दर में भी वृद्धि होती और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती, रोजगार की भी समस्या थोड़ी कम होती क्योंकि उद्योग खुलते। और जब वो उद्योग खुलने थे ना, हमें कहाँ से, एग्रीकल्चर से उद्योग में जाना था, फिर हमें सर्विस सेक्टर में जाना था। हमने उद्योग को बाईपास कर दिया, हम सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ आ गए। कितने लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, कितने लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो स्टेप था वो मिस हो गया कहीं ना कहीं, और तभी हमारा देश थोड़ा सा पीछे रह गया। इन सभी परिणामों के आधार पर नीलेकणी नंदन नीलेकणी समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लो, ने अपनी हालिया पुस्तक में भारत की आजादी के बाद की सरकारी नीति की आलोचना की है। आप इसको नोट करो, लिख देना जहां सरकार की आलोचना की बात हो। अशोका समूह ने इसी नियंत्रण के कारण अपना कारखाना लंदन में स्थापित किया। अब यहाँ से फैक्ट्री निकलकर बाहर जा रही थी, जैसे यहाँ पर टैक्स बहुत पड़ता है, इनकम टैक्स, तो कई लोग हैं जो ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई या ज्यादातर यूरोपीय देशों में नागरिकता लेकर वहां फंस जाते हैं। अब लोग कहते हैं भाग गए, इतना टैक्स पड़ता है कि आदमी सोचता है मेहनत मैं कर रहा हूँ और टैक्स सरकार को दे रहा हूँ, इस वजह से भी लोग बाहर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति ये है वो है, वो एक बार अगर भारत छोड़ के चले जाएं तो बाहर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका देखो कितना मगा रहा है कि इन्वेस्टमेंट लाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तुरंत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा उद्योगपति जो है वह बड़ा उद्योग रखता है, बड़ा उद्योग रखता है तो बड़े रोजगार रखता है। अगर एक कंपनी बंद हो रही है तो सिर्फ उस उद्योगपति की दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं और से पैदा कर लेगा, लेकिन कई रोजगार खत्म हो जाते हैं। उस उद्योग के आसपास जो होटल और कारखाने, दुकानें हैं, वह भी खत्म हो जाती हैं। तो सिर्फ उस उद्योगपति की चीजें नहीं खराब होती हैं, बल्कि और भी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। किंतु संभावित परिणामों के आधार पर ऐतिहासिक प्रभावों को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत एक उपनिवेश था ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी निजी कंपनी द्वारा, जैसे मैंने बोला, इसी डर से कंपनियों को नहीं पावर दी जा रही थी। रूस का नियोजन आधारित सफल मॉडल था हमारे सामने, मतलब रूस के यहाँ ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं था, पर वो सफल था उसमें, तो हमें लगा कि हम भी सफल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्व आर्थिक मंदी जैसे प्रभाव सामने थे। आप देखो अमेरिका में मंदी थी, तो हमें ऐसा लग रहा था अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं मंदी आ सकती है, एकदम एकदम महंगाई हो सकती है, और हम अगर नियंत्रित करेंगे, यानी सरकार नियंत्रित करेगी चीजें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप समाजवादी था, क्योंकि अधिकतर जो प्रधानमंत्री साहब बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, वही समाजवादी थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी नेता ज्यादातर थे, लोक कल्याणकारी की बात ज्यादातर लोग कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि भैया रुपया जो है ना वो भी बहुत जरूरी है, जो प्राइवेटाइजेशन से आएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा हम भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम पारित नहीं कर पाते, अतः समाजवादी मॉडल से भी हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, ये समाजवादी मॉडल की वजह से आई। एक तरफा बयानों के बजाय परिस्थितियों के अनुरूप विकास मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता दिया था।
कि फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। हो सकता था प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता तो ये समस्याएँ आ जाती। तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। 19 नंबर क्या कह रहा है? वैश्वीकरण ने राज्यों की भूमिका को परिवर्तित किया। राज्य का मतलब राष्ट्र है, देश से है, ये ध्यान रखिएगा। विकासशील देशों के संबंध में इसके प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन करो। तो वैश्वीकरण ने देशों की भूमिका को परिवर्तित किया है। तो ग्लोबलाइजेशन ने परिवर्तित तो किया ही है, देखो ना। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ठीक है, वैश्वीकरण जिसने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल गांव में परिवर्तित कर दिया। पहले क्या होता है गांव में? यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हम रहते हैं, स्कूल जाना हुआ यहाँ चले गए, दुकान जाना हुआ यहाँ चले गए, पार्क जाना हुआ यहाँ चले गए, खेत जाना हुआ यहाँ चले गए, और पड़ोसी के यहाँ जाना हुआ यहाँ चले गए। ठीक है, और बड़ी दुकान पे जाना हुआ यहाँ चले गए। तो गांव के अंदर ही सब चीजें थी। अब क्या है, आप यहाँ इंडिया में बैठकर यूएसए से कोई सामान खरीद सकते हो। तो पूरा गांव हो गया कि नहीं? आप इंडिया में रहकर ब्रिटेन से पढ़ सकते हो गया कि नहीं गांव की तरह? तो अब वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आज शाम को बैठो, कल शाम को आप किसी और देश में जाकर खाना खा सकते हो। तो बहुत दूर नहीं है चीजें। वैश्वीकरण के मूल्य क्या क्या हैं? पूंजीवाद, पैसा, उदारीकरण, निजीकरण, वही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उपभोक्तावाद। आप देखो ना, उपभोक्तावाद कि हम यहाँ से बैठे बैठे नहीं चाहिए फिर भी मंगा लेते हैं चीजें ऑनलाइन। व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, भौतिकवाद बढ़ रहा है। इन सभी मूल्यों को यदि सूचना क्रांति से समाहित किया जाए तो राज्यों की भूमिका में परिवर्तन होना ही है। आप यहाँ बैठे हो यूएसए में, एक व्यक्ति कुछ कहता है, उससे आपके हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है। आप उसके बारे में कुछ और सोचने लगते हो और अपने देश के बारे में कुछ और सोचने लगते हो। उसने कहा ऐसा हुआ था, आप मान लेते हो। आप अपने यहाँ के शपथ ग्रहण किए हुए मंत्री की भी बात को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके घर का व्यक्ति है, मंत्री है, शपथ ग्रहण किए हुए संविधान की, और संसद में बोल रहा है, लेकिन हम वहां के व्यक्ति की बात मान लेते हैं। सूचना क्रांति। सूचना इतनी तेजी से फैलती है, जब तक गवर्नमेंट कहती है भैया ये फेक है, तब तक आधे से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखो, सरकारी व निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, दोनों को। निजीकरण में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। इतनी कंपनियां आ गई, आपको तो समझ में नहीं आता सुबह से शाम तक आप जो यूज करते हैं उनमें से कितनी कंपनियां बाहर की हैं, कितनी भारत की। कई चीजें ऐसी हैं जो लगती हैं भारत की हैं, नाम से भारत की हैं, तो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो अभी गूगल पे जाओ तो पता चलता है फलानी वहां की है, दिमागी वहां की है। राज्य की भूमिका नियंत्रक के बजाय विनियामक और प्रोत्साहक की हुई है। सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ? महत्वपूर्ण सामाजिक सुविधाओं में राज्यों ने अपने व्यय में कमी की है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रभाव में कृषि सब्सिडियां कम। डब्ल्यूटीओ कहता है आप सब्सिडी नहीं दे सकते किसानों को ज्यादा। हमारे यहाँ बिजली से लेकर, खाद से लेकर, हर जगह से कहीं ना कहीं सब्सिडी है। खाद जो यूरिया की बोरी है या डीएपी जो भी है, एनपीके, महंगी आती है, किसानों को सस्ती पड़े इसके लिए सरकार पे करती है रुपये। किसानों को 6,000 मंथली दिया जा रहा है। सिंचाई में छूट दी जाती है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। कागजों पर तो है, कम से कम जमीन पे है कि नहीं पता नहीं। तो डब्ल्यूटीओ ये कहता है ये आप गलत कर रहे हो, ये मार्केट की बातें नहीं है। आप किसी को फायदा दोगे तो उसका सस्ते में वो बेचेगा अपना सामान। सस्ते में बेचेगा तो ग्लोबल जो मार्केट है वो खराब होगी। जैसे चीन, कई बार चीन पे आरोप लगते हैं, चीन का सामान सस्ता क्यों है? क्योंकि वो या तो खराब बनाता है या अपनी लोगों को सब्सिडी दे देता है, जिससे उन्हें सस्ता माल बेच सके वो। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है? लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभाव बढ़ा है, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों में वृद्धि हुई, लेकिन ये गरीब देशों के लिए ही है। मानवाधिकार आयोग हर जगह क्या सही से काम कर पा रहा है जितनी अच्छे से वो इंडिया में काम करता है? अभी आपके यहाँ अवैध प्रवासी घुसे हुए हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सरकार को भी पता है, वर्ल्ड को भी पता है। अगर उनको उठा के उनके देश पहुंचाया जाए तो ये जितने भी हैं लोग, बड़े बड़े सोकाल्ड संगठन, मानवों की रक्षा करने वाले, ये सब अभी चिल्लाने लगेंगे। अमेरिका ने अन्य देशों के अवैध प्रवासियों को बिठा के बाहर भेजा, हथकड़ी
लगा के या हाथ बांध के, जो भी था, मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है। तो वहां पे उनकी बात नहीं है कि मानवाधिकार, मानव के क्या अधिकार है। रूस यूक्रेन में जो हो रहा है वहां स्वतंत्रता समानता, इजराइल में क्या हो रहा है स्वतंत्रता समानता, बड़े बड़े देशों में भी संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर विकासशील देशों का प्रभाव बढ़ा है। इतना बढ़ा है, लेकिन जो एक क्वेश्चन आजकल में बहुत चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में, संयुक्त राष्ट्र कितना प्रासंगिक रह गया है। संयुक्त राष्ट्र की कोई सुन रहा है क्या? रूस यूक्रेन, कहाँ शांति हो रही है। अर्मेनिया अजरबैजान और अफ्रीका, इजराइल, फिलीपींस, इधर कंबोडिया थाईलैंड लड़ गए। सबसे बड़ा नॉर्थ कोरिया आपकी बात सुन रहा है क्या? कौन सुन रहा है? लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं। विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति से विचलन नजर आता है। पश्चिमी रुझान, मुक्त बाजार, तो विचलन नजर आता ही है। हम तो, हम जब भी कहते हैं तो मतलब इंडिया, हम भारत वाले, इंडिया वाले न्यूट्रल रह रहे थे। रूस से भी बात, अमेरिका से भी बात, यूक्रेन भी गए मोदी जी, रूस भी गए मोदी जी। लेकिन आप ये समझो, कुछ बड़े देश हमें जबरदस्ती दूसरे गुट में भेजना चाह रहे हैं, भाई तुम युद्ध करा रहे हो, तुम युद्ध करा रहे हो। अमेरिका के कुछ लोग कह दे रहे हैं कि जो युद्ध रुक नहीं रहा वो मोदी की वजह से, भारत की वजह से। सोचो, जबकि हम तो गुटनिरपेक्षता की हमेशा बात करते थे। अभी तक हम लोगों ने नहीं कहा कि हम रूस के साथ हैं, आप हमें भेज रहे हो। तो विदेश नीति प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही? आजकल आपको विदेश नीति समझ में आ रही होगी प्रभावित होती है। कि अमेरिका में बैठी एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग नाम की, जो कि उसका इतिहास ही ऐसा है कि उसका यही काम है। वह हमारे यहाँ के एक बड़े उद्योगपति की जड़ें हिलाने का काम करना चाहती है। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि उस उद्योगपति का ही पैसा नहीं लगा होता है। जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें शेयर जनता के होते हैं, घाटा जनता का भी होता है। तो फिर बंद हो गई अब। तो ये चीजें हैं, उससे बात नहीं बनी तो कुछ और प्लान करा जा रहा है, कुछ और प्लान किया जा रहा है। आप अगर बढ़ रहे हो, आपका देश बढ़ रहा है, तो हमेशा से कुछ देश हैं जो भारत को बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, ना इधर वाले ना उधर वाले। फिर भी भारत बढ़ रहा है, और हमेशा से हमारे साथ तो कुछ समय के लिए थे, वरना तो वो पाकिस्तान के साथ ही थे। क्योंकि पाकिस्तान बिक जाता है, रुपए फेंको तमाशा देखो। हमारे अंदर स्वाभिमान है, हम कहते हैं नहीं झुकेंगे। ठीक है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? राज्य की सामाजिक सुरक्षा खर्चों में कमी आ गई, असमानता में वृद्धि हुई। तो वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कृषि सब्सिडी में कमी आ गई, खाद्य सुरक्षा प्रभावित कर सकती है इससे। विकासशील छोटे देशों में बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, उदाहरण अफ्रीका व मध्य प्रदेश में चीनी व अमेरिकी कंपनियां इतनी बढ़ गई। तो ज्यादा बड़ी कंपनियां फिर से बाहर किया जाएंगी तो फिर वही स्थिति हो सकती है कि वो डोमिनेट कर लें। विदेश नीति भी प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए ब्रेग्जिट हो या अमेरिका का पेरिस समझौता। अमेरिका पेरिस समझौता से हट गया था उस समय, जब इन्होंने लिखा था तब भी हट गया था। आज भी कहीं ना कहीं संभावनाएं चलती रहती हैं। डब्ल्यू से तो हट गया अमेरिका। सोचो, डब्ल्यू कि तुम चीन के वो नहीं करते हो, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिकाना। निजीकरण के अधिक से आवश्यक सेवाएं, जल स्वास्थ्य की वहनीयता प्रभावित हुई। इस प्रकार वैश्वीकरण एक दो धारी तलवार है जिसका प्रयोग, कितनी बढ़िया लाइन लिखी, दो धारी तलवार। नकारात्मक प्रभावों का समाधान खोजते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा। आप अपनी इकोनॉमी बंद नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में आ गए हैं, उस समय पर आ गए हैं, तो आपको उसको सुधार कर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस कॉपी का। अब बताइएगा किस टॉपर की कॉपी चाहिए आपको, या कौन सी सीरीज चाहिए, कौन सी टॉपिक चाहिए। लैंगिक न्याय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धार्मिक स्वतंत्रता। सोसाइटी का क्वेश्चन है। भारत की हाल की गतिविधियों के संदर्भ में विश्लेषण करो। यानी हाल की गतिविधियां, सोसाइटी जो है, सिलेबस में फिजिक केमिस्ट्री याद आ जाता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सब बता देते हैं कहाँ से पढ़ो, लेकिन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर,
एथिक्स कहाँ से पढ़े आदमी जो सेल्फ स्टडी वाला है। एक दो वीडियो हाल फिलहाल में आजकल में आ रहे हैं, आप देखिएगा उन्हें, आंखें बहुत ज़्यादा आपकी खुली खुली रह जाएंगी। कुछ तगड़ा आने वाला है, विपक्षी नेता की तरह हाइड्रोजन बम और वो तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ कुछ आएगा तगड़ा, नज़र बनाए रखिएगा। अब देखो लैंगिक न्याय पर बात करनी है। लैंगिक न्याय महत्वपूर्ण है ये बताना है, ठीक है, हाल फिलहाल के संदर्भ में। तलाक दे तो रहे हो जुनून ओ कहर के साथ, मेरी सबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते ये फायदा है कि आप लाइंस बढ़िया बढ़िया लिख सकते हो, एस्से एथिक्स में बढ़िया नंबर आ जाते हैं। तीन तलाक की बातें हो रही थी तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। तीन तलाक के हालिया अधिनियम के औचित्य को साबित करती एक पंक्तियां धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ लैंगिक न्याय की महत्ता का प्रतिपादन करती है। क्या कारण था कि सती प्रथा बंद हो गई, विधवा पुनर्विवाह होने लगा, बाल विवाह पे बातें होती थी, तीन तलाक पे बातें क्यों नहीं हुई? क्यों कोई आयोग इन महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा था? क्यों किसी महिला आयोग ने या किसी अन्य आयोग ने इस पर बहुत अच्छे से प्रदर्शन नहीं किए या नहीं किया? क्या कारण है कि जब कानून आता है, महिलाओं की बात होती है तो इतना विरोध होता है? वो महिलाएं नहीं है क्या? उन्हें समस्या नहीं होती क्या? होती है ना। अतः तीन तलाक का मुद्दा हो या सबरीमाला मुद्दा, विश्लेषण जरूरी है। सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, अब हो गई। कई जगह हैं जहाँ महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। तो महिलाओं का मुद्दा हमेशा से नंबर एक रहा है। आपको सोशल जस्टिस हो या सोसाइटी, महिला का एक पेज बनाकर जितने भी एडिटोरियल से चीजें हैं और जहाँ जहाँ जो पढ़ते हो रखते रहिए, एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें अगर, तो अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है, ठीक है। आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का होना, विश्वास, धर्म, उपासना, माननीय आचरण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक बोर्डों की स्थापना, उदाहरण जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब दिया गया है। लेकिन विभिन्न अधिनियम भी बने, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना, मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 में बना, आजादी से पहले ही बन गया था। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता है, किंतु यहाँ स्वतंत्रता लैंगिक न्याय की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। स्त्री सबसे पहले मानव है, फिर वह कोई धर्म की सदस्य। मानवता बड़ा है, धर्म छोटा है, ये ऐसे भी उन्होंने बता दिया। मानवता बड़ी चीज है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लाइबिलिटी मामले में 1999 में न्यायालय ने कहा, दो अधिकारों के मामले में जो अधिकार सर्वोच्च है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। समानता का अधिकार धार्मिक अधिकारों के ऊपर है। समानता का अधिकार ऊपर है, धर्म तुम्हारा किनारे रखो, समानता पहले। अब ये आपको पता नहीं होंगे तो आप मेंस की आंसर राइटिंग कैसे कर पाओगे? ये पता होंगे तभी कर पाओगे। ये एक जगह पे लिखे होंगे तभी आपको याद आ पाएंगे। अनुच्छेद 21 व 19 का सार है कि लैंगिक समानता के बिना संभव नहीं है। स्वयं अनुच्छेद 25 में कुछ सीमाएं हैं जिनका प्रयोग धार्मिक विनियमन में किया जा सकता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक, जो कि धर्मों में तार्किक हस्तक्षेप को उचित ठहराती है। अगर आप धार्मिक धर्म धर्म के नाम पर कुछ भी करोगे तो ये देखा नहीं जाएगा। यहाँ धर्म का मतलब यह नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जब राज्य को लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो राज्य हस्तक्षेप कर भी सकता है। तीन तलाक पर नियम बनाया गया। वैसे लैंगिक न्याय को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। आगे की राह क्या लिखेंगे आप? ये तो आपको भी लिखनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लिखूं मैं। विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का सहारा लेना, उदाहरण तीन तलाक बंद करने के लिए कुरान का सहारा लिया गया। भाई कुरान में कहीं नहीं लिखा है जो आप बता रहे हो, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये आपका धार्मिक मामला नहीं है ज्यादा, ये आपका ज्यादा कौन सा मामला है? मानवता का मामला है। धार्मिक सुधार प्रगतिशील धार्मिक व्यक्तियों को शुरू किया जाए। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे हाँ ये आवश्यक है,
महिलाओं को जागरूक बनाया जाए और खुद समझें उनके अधिकार क्या हैं। समान नागरिक सिविल संहिता के लिए आर्टिकल 44 विभिन्न समुदायों में विश्वास बहाली व वार्ता कर। समान नागरिक सिविल संहिता आने वाली है, वहाँ भी बाकायदा संविधान में लिखी है नीति निर्देशक तत्व में, वहाँ भी नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि आप समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो यहीं पे खत्म होता है। लाइक कमेंट शेयर कर देना, कमेंट करके बताइए कि आगे आप क्या चाहते हैं, जो यूट्यूब पे ना मिले मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।